यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 8 नवंबर 2022 को अपने मिड टर्म इलेक्शंस होल्ड करे थे, जहां पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स यूएस कांग्रेस के दो चेंबर्स, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के कंट्रोल लेने के लिए लड़ रहे हैं। वोट्स की काउंटिंग फिलहाल जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज अलीना मैम कहीं गलती से किसी इंटरनेशनल न्यूज स्टूडियो में तो नहीं चली गई। पॉलिटिक्स, और वो भी अमेरिकन पॉलिटिक्स। चिंता मत करिए, ग्रो का कोई न्यूज रिपोर्टिंग चैनल फिलहाल नहीं खुला है और मैं भी जहां मुझे होना चाहिए वहीं हूं। लेकिन आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना। स्टॉक मार्केट के ऊपर पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता ही है। इन्वेस्टर्स ने अपना फोकस यूएस मिड टर्म इलेक्शंस पर डाल दिया है। माना जा रहा है कि इस इलेक्शन के आउटकम के ऊपर स्टॉक मार्केट्स में शार्प मूव्स देखने को मिल सकते हैं और इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं जहां आपको बताएंगे कि यूएस में चल रहे मिड टर्म इलेक्शंस किस तरह और क्यों स्टॉक मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। आइए पहले समझते हैं कि ये मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है अमेरिकन्स के लिए। जैसा कि हमने बताया, यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस यूएस कांग्रेस के दो लेजिस्लेटिव हिस्सों के लिए लड़े जाते हैं, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। इन हाउसेस के सीट्स के लिए वोटिंग हर 2 साल में एक बार होती है, जिसमें से एक बार वो मिड टर्म इलेक्शंस के साथ होती है। और क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस वहां के प्रेसिडेंट के 4-year टर्म के ठीक बीच में आते हैं, इन इलेक्शंस को मिड टर्म्स कहा जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट होता है, ठीक उसी तरह यूएस में लेजिस्लेटिव बॉडी को कांग्रेस कहते हैं। ये वो जगह है जहां यूएस के लॉज बनते हैं। हाउस डिसाइड करता है कि कौन से लॉज को टेबल करना है वोटिंग के लिए, और दूसरी तरफ सेनेट के पास पावर होती है कि वो ये लॉज को ब्लॉक या अप्रूव कर सकें। सेनेट प्रेसिडेंट के द्वारा की गई अपॉइंटमेंट्स को कंफर्म करता है और साथ ही रेयर केसेस में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराने की ताकत भी रखता है। तो जैसे कि आपने देखा, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का हर एक सदस्य 2 ईयर की टर्म पूरी करता है, मिड टर्म पोल्स में हाउस की सभी 435 सीट्स कंटेस्ट होती हैं। लेकिन सेनेट में मेंबर्स की टर्म 6 इयर्स की होती है और हर 2 साल 1/3 ऑफ द सीट्स वेकेट होती जाती हैं। इसलिए मिड टर्म पोल्स में सेनेट की कुछ 33 to 35 सीट्स पर वोटिंग होती है। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन बैलेट पर नहीं है, लेकिन मिड टर्म्स के आने वाले नतीजे अमेरिका में आने वाले 2 साल की पॉलिटिक्स को डिफाइन जरूर कर सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो रशिया यूक्रेन वॉर, अनरेस्ट इन ईरान एटसेट्रा ने दुनिया को आज एक क्रिटिकल जंक्चर पे लाकर खड़ा कर दिया है और यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस इस सिचुएशन को एक नया मोड़ दे सकते हैं, जिसकी वजह से विश्व की नजर इस इलेक्शन के रिजल्ट्स पर टिकी पड़ी है। अब अगर हम अमेरिकन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि वहां की पॉलिटिक्स 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट करती हैं, द डेमोक्रेटिक पार्टी और द रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेट्स जनरली लिबरल कंसिडर करे जाते हैं और रिपब्लिकन्स कंजर्वेटिव। द डेमोक्रेटिक पार्टी टिपिकली इकोनॉमिक इश्यूज, बैंकिंग रेगुलेशंस और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट का बड़ा रोल होना सपोर्ट करती है, और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स एक कॉम्पैक्ट गवर्नमेंट प्रेफर करते हैं जो कंट्री की इकोनॉमी में कम इन्वॉल्व हो। और अगर सोशल इश्यूज की बात करें तो डेमोक्रेट्स हर किस्म की फ्रीडम में ज्यादा मानते हैं और रिपब्लिकन्स ट्रेडिशनल वैल्यूज में ज्यादा मानते हैं। फिलहाल तो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिका को ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस से नेविगेट कर रहे हैं, और अगर डेमोक्रेट्स कांग्रेस में अपनी मेजॉरिटी को खो लेते हैं तो उन्हें आने वाले 2 सालों में अपने बिल्स को पास करवाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब हम मिड टर्म पोल्स को रूलिंग प्रेसिडेंट का पब्लिक अप्रेजल कंसिडर करते हैं तो हमें पास डेटा से कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। पिछले 80 सालों में अमेरिकन वोटर जनरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट से किसी भी मिड टर्म इलेक्शन में इंप्रेस नहीं हुई है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर बार रूलिंग पार्टी मिड टर्म इलेक्शंस में या तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल लूज करती है या सेनेट का, और कुछ केसेस में दोनों ही। यूएस के वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स में से एक मार्क ट्वेन ने बहुत ही सही कहा है, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स। और हिस्ट्री यही कहती है कि मिड टर्म इलेक्शंस ने हमेशा यूएस मार्केट्स को अफेक्ट किया है। अगर पास्ट ट्रेंड देखते हैं तो 1946 से लेकर 2020 तक यूएसए में
19 मिड टर्म हुए थे। इन 19 मिड टर्म्स में से 17 में स्टॉक मार्केट ने इलेक्शन होने के 6 मंथ्स पहले में जो रिटर्न्स दिए उससे कई अच्छे रिटर्न्स इलेक्शन के 6 महीने बाद दिए हैं। इनफैक्ट 1950 के बाद से इन मिड टर्म इलेक्शंस होने के बाद के 12 मंथ्स में 15% एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। और मजेदार बात यह है कि इनमें से कोई भी साल में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए थे। Maybe, this changes. And you have actually a much better performance during a split Congress. And then even when you have a split president, if the president, let's say the president stays Democratic, but the Congress moves over Republican, the market actually does really pretty well during those circumstances. Now, look what happens when both parties control the whole system, the Senate, the Congress, and the presidency. When Democrats are in control, you have some of the worst performance. When Republicans are really in control, then you have just a tiny bit better, but not much. जैसा कि हमने देखा, जब भी इन इलेक्शंस में एक डिवाइडेड कांग्रेस बनती है, यानी कि एटलीस्ट वन बॉडी में अपोजिंग पार्टी आती है, उन पीरियड्स के एवरेज ईयरली रिटर्न्स 13% रहे हैं। और अगर सबसे रीसेंट 2018 के मिड टर्म्स को एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि तब भी डेमोक्रेट्स ने हाउस में अपनी मेजॉरिटी बना ली थी और रिपब्लिकन्स, जो उस समय की प्रेसिडेंशियल पार्टी थी, उन्होंने सेनेट में अपनी मेजॉरिटी मेंटेन की थी। और इलेक्शन रिजल्ट्स के अगले दिन ही यूएस स्टॉक मार्केट्स ने रैली किया था। इस मोमेंट पे तो स्टॉक मार्केट की तरह ही टीवीज पर इलेक्टोरल सीट्स के टिकर्स फ्लैश हो रहे हैं और कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही। इसलिए ये जानना बेहतर रहेगा मिड टर्म पोल्स के पॉसिबल आउटकम्स के बारे में एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है। अभी चल रहे मिड टर्म से पहले डेमोक्रेट्स के पास दोनों ही कांग्रेशनल चेंबर्स का कंट्रोल है, लेकिन अगर रिपब्लिकन्स कांग्रेस के दोनों में से किसी एक चेंबर में भी अपनी मेजॉरिटी बनाती है तो पूरे चांसेस है कि यूएस पॉलिसीज एक ग्रिडलॉक में बंद हो सकती हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी में कोई मेजर चेंजेस या रिफॉर्म्स आना मुश्किल हो सकता है। जब भी हाउस या सेनेट में प्रेसिडेंशियल पार्टी की जगह अपोजिंग पार्टी कंट्रोल हासिल कर लेती है तो जनरली आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से लेजिस्लेशंस और बिल्स मुश्किल से पास होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज में अग्रीमेंट्स के स्कोप काफी कम हो जाते हैं और पॉलिसीज में कोई भी मेजर चेंजेस ना होने को इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट्स शायद एक पॉजिटिव इंडिकेशन मान सकते हैं। प्लस माना जा रहा है कि स्टीप इंटरेस्ट रेट्स हाइक की वजह से अमेरिका रिसेशन की ओर दौड़ रहा है। कांग्रेस में अगर मेजॉरिटी लेजिस्लेटर्स रिपब्लिकन्स होंगे तो बाइडेन के लिए रिसेशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे कोई भी फिस्कल मेजर्स लेना कठिन साबित हो सकता है और इसलिए शायद फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट हाइक्स पर ब्रेक मारनी पड़ सकती है इकोनॉमी को रिसेशन के दलदल में गिरने से बचाने के लिए। और ऑलमोस्ट पिछले एक साल से चल रहे रेट हाइक्स और उसके स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट को देखते देखते हमारे रेगुलर व्यूअर्स तो ये समझ ही गए होंगे कि मार्केट बुल्स को घटते इंटरेस्ट रेट्स पसंद हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रिपब्लिकन्स के कांग्रेस में मेजॉरिटी में आने से फॉसिल फ्यूल्स, फार्मा और बायोटेक स्टॉक्स को डेमोक्रेट्स की टफर पॉलिसीज से राहत मिल सकती है। प्लस डिफेंस सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए दोनों ही हाउसेस का कंट्रोल रिटेन कर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसका मेन रीजन है कि यूएस में डेमोक्रेटिक फेडरल गवर्नमेंट्स हिस्टोरिकली हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ साथ हायर टैक्स रेट्स और टाइटर रेगुलेशंस को प्रोपेगेट करती हैं, जो स्टॉक मार्केट्स को पसंद नहीं है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से इकोनॉमी पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ सकते हैं और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड को मजबूरन अग्रेसिवली रेट हाइक्स करना कंटिन्यू करना पड़ सकता है। एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो इकोनॉमी में एक तरह से कैपिटल इंजेक्ट होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के पास स्पेंड करने के लिए ज्यादा पैसे होते हैं, जो इन टर्न डिमांड को शूट अप होने में मदद करता है। और जब सप्लायर्स इस बढ़ती डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो इसके बदले प्राइसेस बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट हाइक्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एजेंडा में काफी टाइम से रहा है और कांग्रेस रिटेन करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ सकता है इस प्रपोजल को टेबल करने के लिए। अगर ये होता है तो बढ़ते रेगुलेशंस के साथ ये कंपनीज के अर्निंग्स पर नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा डेमोक्रेट्स की क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज जैसे कि टैक्स क्रेडिट्स या क्लीन एनर्जी स्पेस में बढ़ती इन्वेस्टमेंट्स इन सेक्टर्स को बूस्ट दे सकते हैं। साथ ही रिसेंटली आपने देखा
होगा कि किस तरह बाइडेन गवर्नमेंट कैनबिस, जिसे हम मैरिजुआना के नाम से भी जानते हैं, उसको लीगलाइज करने के फेवर में है। इसलिए डेमोक्रेट्स की फ्रेंडली पॉलिसीज कैनबिस कंपनीज के शेयर्स को भी पुश कर सकती हैं। कैनबिस एक साइकेडेलिक ड्रग है जो मेडिकल और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। हालांकि ज्यादातर कंट्रीज में मैरिजुआना के रिक्रिएशनल यूज पर पाबंदी है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट शायद डेमोक्रेटिक पार्टी को दोनों ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में देखने के फेवर में ना हो, क्योंकि हिस्टोरिकली मार्केट ने बेस्ट परफॉर्मेंस तब दिया है जब डेमोक्रेट्स व्हाइट हाउस में हो और रिपब्लिकन्स के पास या तो पूरा कांग्रेस का कंट्रोल हो या फिर एटलीस्ट हाउस या सेनेट में से एटलीस्ट एक चेंबर का। जैसा कि हमने देखा, हिस्ट्री बाइडेन के साथ नहीं है। बेटिंग मार्केट्स और एनालिस्ट भी एक स्प्लिट गवर्नमेंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जहां द ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कि रिपब्लिकन्स एटलीस्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल जीत लेगी और शायद सेनेट का भी। आज सुबह अराउंड 10:30 बजे तक के वोटिंग के आंकड़े अगर हम देखें तो डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 184 सीट्स जीती हैं और वहीं रिपब्लिकन्स ने 207 सीट्स पे काबू पा लिया है। सेनेट की बात करें तो लेटेस्ट नंबर्स के मुताबिक रेस काफी क्लोज है। डेमोक्रेट्स के पास 46 सीट्स पर कंट्रोल है और रिपब्लिकन्स का 48 सीट्स पर। लेकिन अभी भी वोट्स की काउंटिंग चल रही है और कांग्रेस में अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इसलिए यूएस मार्केट्स भी इस अनसर्टेनिटी के चलते नीचे गई थी। अब हमने तो सारी पॉसिबिलिटीज को कवर कर लिया है, इंतजार है तो फाइनल रिजल्ट्स का। लेकिन यूएस मार्केट्स के लिए हमेशा एक डिवाइडेड गवर्नमेंट पॉजिटिव साबित हुई है, क्योंकि कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच का ये ग्रिडलॉक किसी भी डिसरप्टिव पॉलिसीज को पास होने से रोकता है। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पॉलिसी का इकोनॉमी और मार्केट्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक डिवाइडेड गवर्नमेंट होते हुए भी यूएस इकोनॉमी और मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट अंडरस्कोर करता है कि उन्हें कभी भी पॉलिटिक्स को अपनी इन्वेस्टिंग पर हावी नहीं पड़ने देना चाहिए और अपने प्रोसेस से चिपके रहना चाहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है क्या होगा यूएस मिड टर्म इलेक्शंस में। इसके अलावा आप हमारा ट्रेडिंग चैनल भी चेक कर सकते हैं, जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एटसेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.